मेलोनी ने इटली में पीएम मोदी का किया शानदार स्वागत। उड़े पाकिस्तान और चीन के होश। इटली में पीएम मोदी और मेलोनी का शानदार भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय यात्रा अब रोम पहुंच गई है और इस यात्रा ने वैश्विक शतरंज पर बड़ी हलचल मचा दी है। भारत की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमसी पहल ने चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। और आपके लिए बता दें, पाकिस्तान में तो अब माहौल ही मातम का हो चुका है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विदेशी दौरे पर गए हैं और जिस तरीके से सम्मान हर एक देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मिल रहा है, सम्मान के साथ साथ जो तमाम सौदे और डील्स के लिए आज पीएम इस दौरे पर गए हैं वो भी सफल हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि इटली में भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस कदर स्वागत किया है कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले ही कई तस्वीर तो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर इसी बीच अब ये भी खबर सामने आई है, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब इटली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और रोम के भव्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटालियन आर्म्स फोर्सेस द्वारा मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंची थी और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बेहद गर्मजोशी से भरी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ये उनकी इटली की पहली स्टैंड अलोन द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों नेताओं ने ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ऐसी जैसे और भी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक देश जा रहे हैं, उसी को लेकर अब चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है वो इस आईएमईसी को अव्यावहारिक और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहा है। और बीजिंग का कहना है, यानी कि इस चाइना के अखबार का कहना है कि कोई नया कॉरिडोर जियोपॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि इटली जैसे देश बीआरआई से दूरी बना रहे हैं जो ड्रैगन की दुखती रग है। और वहीं आपके लिए बता दें कि चीनी थिंक टैंक्स यूरोप और खाड़ी देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो जियो सैमसंग में ना फंसें। देखिए, आपके लिए बता दें कि जहां चाइना में लगातार जो चाइना का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक को जहर उगल ही रहा है, वहीं पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा हालात खराब हैं। पाकिस्तानी मीडिया थिंक टैंक स्वीकार कर रहे हैं और आईएमईसी के जरिए भारत के बिना युद्ध पाकिस्तान की भौगोलिक अहमियत को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर भी पाकिस्तान में अब मातम पसरा हुआ है कि किस तरीके से भारत लगातार एक के बाद एक देश के साथ ट्रेड से लेकर तमाम डीलिंग कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ क्या हाल है आईएमएफ के कर्जे पर जीने वाले पाकिस्तान का। रोम की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब इस तस्वीर को लेकर, जहां अपने भी देश में, यानी कि अगर हम बात करें तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान तो बाहर के देश हो गए जिनको मिर्च लगी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है, आगे की रणनीतियों को लेकर ये बैठक की जा रही है और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां भी इस पर सवाल उठा रही हैं, जैसा कि एग्जाम्पल राहुल गांधी। पर आपके लिए बता दें कि रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जोरदार भाषण दिया है। जरा सुनिए इन दोनों नेताओं का भाषण। Again, it's an honor and a pleasure to greet Prime Minister Narendra Modi and his delegation here in Rome on a day which I truly believe is a historic day for the relations between our two nations. My friend Narendra Modi has been leading India since 2014, but today this is his first bilateral mission to Italy. The last visit of an Indian Prime Minister on a bilateral mission prior to this one dates back to the year 2000, 26 years ago. And today with this visit, not only are we bridging this gap, but together we have decided to
vitalize our relations. This visit is the apex of a path that we have built together with determination to strengthen the ties between ourselves, all the way up to the highest level ever. It was a very swift journey. In 2023, I traveled to New Delhi, and on that occasion, we launched our strategic partnership. The next year, in 2024, during the G20 summit in Brazil, we met with the Prime Minister and we signed our strategic joint action plan 2025-2029. And today here in Rome, we are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. Our relations are now capable of expressing their fullest potential. This is something which, of course, has been achieved thanks to our teams, our ministers and diplomats who have worked hard over the years. It's something which is very much brought about by our productive systems, interested in one another, as proven by the fact that over the past year we celebrated 3 Italy-India business forums, but it is also due to the over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government. And I think that this friendship of ours, this relationship of ours, has very much helped us to work so swiftly on strengthening our bilateral relations. As I was saying, today is a historic event because the relations between Italy and India are further strengthened. Now, what goals have we given ourselves? Well, we certainly want to foster our already strong trade up to 20 billion euros, all the way up from the current 14 billion by 2029. This is a very ambitious target, which can be achieved also by taking advantage of the potential stemming from the free trade agreement signed between the EU and India. This is a target that can be achieved also because our economic and productive ecosystems are highly complementary to one another. The size, the digital infrastructure, India's innovative dynamism combines perfectly with Italy's industrial strength, our manufacturing excellence, our ability to promote technological integration. This complementarity can lead to business, investments, quality employment, industrial cooperation. And from this point of view, we are determined to explore all of these opportunities fully. In this context, we are also engaged in promoting the Innovate India initiative, which will lead to the creation of an Italian center in New Delhi that can foster cooperation between our talents, our innovative ecosystems, our startups, enterprises, universities, and research institutes. And speaking of innovation, let me mention the joint efforts promoted by Italy and India to ensure that the development of artificial intelligence, which is the largest and most disruptive revolution of our era, can be responsible and focused on the human being. We believe that regulation, rules, and security need to go hand in hand so that artificial intelligence can unleash its positive potential by meeting the needs citizens have and by continuing to serve human beings. And there are a number of political initiatives that we have worked on. Let me mention that during Italy's presidency of the G7, we had a number of initiatives. India organized the AI Summit with the same goal in mind and on the same wavelength. Our aim is clearly to enhance the complementarity between our two countries in many other sectors, and we have broadly discussed them today.
as well as last night. Advanced manufacturing infrastructures, energy, space economy, defense. This is a cooperation sector we are working hardly on and well. Critical minerals, agro-industry, maritime transportation, tourism and culture, which are something very important, an opportunity for two millennium-old civilizations. Important MOUs which are going to be signed today follow this path and aim at strengthening our cooperation in a wide spectrum of sectors. And today, the work of today will be made even richer after this statements to the press by the meeting among some of the main representatives of the business world, both from Italy and India. We want to have an exchange of views with them in order to understand how to better improve the synergies between the production sectors and the industrial world, and as far as we are concerned, in order to be able to attract more direct investments. And then, as we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. We have another feature in common. We are two peninsulars, two platforms, or logistic platforms, which are projected in crucial areas of the world, the Mediterranean and Indo-Pacific area. We think that strengthening the interconnection between these two important areas is of extreme importance. That's the reason why we wanted to further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East and India, which was established during the G20 summit. This initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential, a wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations. Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times: international stability, protecting rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. And we discussed many of the complex scenarios we are faced with. We talked about Ukraine, we talked about our commitment to achieve a lasting and fair peace. As to the Iranian crisis, we exchanged our views with the joint hope that the negotiations, peace negotiations will continue and reach a positive conclusion in a framework which we know is very critical and very shaky. In both scenarios, we are increasingly interconnected, and Italy will continue to play the role. We shall not mention the fact that it is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific, and Italy will continue to play their roles. Italy and India will continue to play their roles, possibly together to contribute in peace and stability. So, dear Prime Minister, thank you very much again for being here. This visit of yours is an honor for us and opens a new page in the relations with our countries. It's not going to be the last one in this long book that you are writing together with resolution, doing our work in the best possible way. There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. And it is often used in a very popular way of saying, parishram hi sa falta ki kunjiai, which means tough work is the key to success. And we are used to build our relations in this way, with a hard work, which becomes success at the end. Thank you very much. Your Excellency, Prime Minister Meloni, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। Buongiorno.
मेरे और मेरे डेलीगेशन के भव्य स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। फ्रेंड, पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग
हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरीटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खान-पान के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। संस्कृत और लैटिन जैसी प्राचीन भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। यह दर्शाता है कि हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की जीवंत कड़ी है। उनकी देखरेख के लिए प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और इटली के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 3 साल पहले किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ी है। हम यह विन विन सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।